बजट में रियल एस्टेट के लिए क्या कोई बड़ा तोहफा आएगा? लैंड रिफॉर्म अगर होता है तो बिग बैंग वहां से शुरू होगा। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिए बिना उस मुकाम पर पहुंचाना पॉसिबल है? पावर सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दे सकते हो, रोड सेक्टर को, तो रियल एस्टेट को क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर कब तक कीजिएगा? इनडायरेक्टली सहूलतें मांग लें। तो वो प्रमुख मांगे क्या होंगी जो आपको लगता है कि यहाँ होनी चाहिए? अफोर्डेबल हाउसिंग या मिड इनकम हाउसिंग से रिलेटेड आ रहे हैं, उनके ऊपर लैंड फंडिंग के लिए भी बैंक्स को अलाउ करे। कोई डेवलपर नहीं है जो अपने लैंड पर अफोर्डेबल हाउसिंग बनाना चाहता है। सबकी नजर गड़ी हुई है गवर्नमेंट की लैंड पर। लैंड ही नहीं है अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने के लिए, कहां से अफोर्डेबल हाउसिंग बनाएगा? एज ए डेवलपर मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। इस बजट में जो आप देखना चाहते हो एक या दो चीजें। डेफिनेशन ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, उसमें सुधार किया जाए। जो सैटेलाइट टाउन्स हैं उनको बनाने की जरूरत है, सप्लाई को क्रिएट करने की जरूरत है। लैंड रिफॉर्म, जो ब्लॉकचेन, ये सारी चीजें हैं, उसको हकीकत में तब्दील होता देखूं, उस दिन शायद मैं मेरी तरफ से आप सबको पार्टी दूंगा। उम्मीदें बहुत सारी हैं, देखते हैं कि वित्त मंत्री जी कितनी उसमें से पूरी करती हैं। हेलो, वेलकम एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं द रियल एसेट शो पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, और हम एक बार फिर हाजिर है लेकर आपका ये मनपसंद शो जहां पर हम खुलकर बातें करते हैं रियल एस्टेट के बारे में, डिटेल चर्चाएं होती हैं। और दोस्तों, अब बजट करीब आ चुका है और बजट जब आता है तो दिल की धड़कनें थोड़ी तेज होती हैं, खासतौर पर ऐसे तमाम सेक्टर्स की, ऐसे तमाम लोगों की, ऐसे तमाम उम्मीदवारों की जिनके लिए बजट में कुछ ना कुछ ऐलान होने की उम्मीदें रहती हैं। वैसे तो बजट से शायद कोई भी अछूता ना हो इस देश के अंदर, लेकिन जो अपना सेक्टर है ना, रियल एस्टेट सेक्टर जिसकी हम यहाँ बात करते हैं, उसका तो एक बड़ा फोकस बजट पे रहता है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आगे रियल एस्टेट की दशा और दिशा दोनों तय करती हैं। तो इस बार बजट में रियल एस्टेट के लिए क्या कोई बड़ा तोहफा आएगा? घर खरीदारों के लिए, डेवलपर्स के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो बड़ी उम्मीदें हैं इस बार के भी बजट से। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है इस बार बजट में कि ये बजट एक ऐसा बजट है जो इन बिटवीन है, मतलब अभी सरकार के लिए और आगे 2.5 साल का वक्त है, तो वो चाहेंगे कि कुछ बड़े रिफॉर्मेटिव फैसले यहाँ पर लिए जाएँ। और रिफॉर्म्स आते हैं या बड़े फैसले आते हैं, उस समय वो थोड़े टफ लगते हैं, लेकिन आगे के लिए वो बहुत अच्छी राह बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये होगा कि इस वक्त रियल एस्टेट का जो मार्केट है उसमें एक ना टर्न अराउंड आ रहा है, हल्का हल्का सा चीज़ें थोड़ी बदल रही हैं, एक साइकिल जैसे अपने आप को कंप्लीट कर रही है। अभी तक जिस दिशा में रियल एस्टेट चल रहा था, जिस तरह से चीज़ें यहाँ हो रही थी, अब वो थोड़ी थोड़ी बदलना शुरू हो गई हैं। तो जब रियल एस्टेट के डायनामिक्स बदलेंगे तो बजट में क्या उस बदलते डायनामिक्स के लिहाज से कुछ आएगा? बातें सुनने में थोड़ी क्लिष्ट लग रही होंगी, लेकिन जैसे जैसे कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे आपके लिए सब सिंपल और सरल हो जाएगा, क्योंकि आज हमने ऐसे मेहमानों को यहाँ कार्यक्रम में आमंत्रित किया है जो आपके लिए सरल तरीके से सरल चीज़ों को रखेंगे। तो एक बात कि बजट में आपके हमारे लिए क्या होगा जो रियल एस्टेट को कहीं ना कहीं से जोड़ता, और दूसरा रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए क्या होगा ताकि आपके और हमारे लिए घर खरीदने का सपना, या प्लॉट लेना, या दुकान लेना, या फिर ऑफिस लेना, या किसी भी तरह का रियल एस्टेट निवेश आसान बने, बेहतर बने, सुव्यवस्थित हो और चीज़ें अच्छी होती हुई नजर आए। तो हम स्वागत करते हैं आज के अपने मेहमानों का। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं शेखर पटेल साहब, जो कि प्रेसिडेंट है क्रूडाई नेशनल के। प्रदीप अग्रवाल साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि फाउंडर और चेयरमैन है सिग्नेचर ग्लोबल के। और मेरे साथ हैं स्टूडियो में गुलाम जिया साहब, सीनियर ED नाइट फ्रैंक इंडिया, और हमारे मार्गदर्शक भी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी चिर परिचित चेहरे हैं यहाँ पर, और अब हम इनसे बातचीत करेंगे कि इस बार बजट से हम क्या उम्मीदें रख सकते हैं। लेकिन बजट की उम्मीदों पर आए उससे पहले, जैसा मैंने कहा कि रियल एस्टेट मार्केट अभी एक ऐसे थोड़े चौराहे पे आके खड़ा हो गया, या कह लीजिए जहां से वो एक दूसरी दिशा पकड़ रहा है, या चीजें थोड़ी बदल रही है, या मौसम बदल रहा है, आप कैसे भी इसे डिफाइन करें। तो उसके लिए एक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव सेट कर लेते हैं। गुलाम साहब, हमने काफ़ी चर्चा की 2025-26 की, कई तमाम रिपोर्ट्स पे बातचीत की, आप शामिल रहे कई कार्यक्रमों में। तो बजट तो आ रहा है, ये बात है, लेकिन उससे पहले मैं हल्की सी एक पिक्चर लेना चाहता हूं आपसे कि इस वक्त जो देश की रियल एस्टेट इंडस्ट्री है वो कहां खड़ी है, किस तरफ जा रही है, उसकी दशा दिशा, उसका मन की स्थिति क्या है इस वक्त?
पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्लेटफॉर्म को जो हमेशा मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण रहा है। हम आपके साथ जुड़ना हमेशा मेरे लिए एक सौभाग्य रहा है। आज चूंकि बड़े सब्जेक्ट पर बात हो रही है, बजट पर बात हो रही है, तो उस जैसा आप बैकड्रॉप बनाना चाहते हैं, बैकड्रॉप यूँ है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री पिछले तकरीबन 4 साल से लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस साल दर साल किए चले जा रही है। जो ग्रोथ फेस है वो 4 साल से बम्पर ग्रोथ फेस बरकरार है। अब यहाँ कुछ सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं कि ये बम्पर ग्रोथ फेस कब तक चलता रहेगा। क्या इस रात की सुबह भी होगी या इस सुबह की रात भी होगी, वो वक्त अब कब आएगा वो किसी को भी कहना मुश्किल है। पर ये है कि उमूमन जब हम एक साइकिल की बात करते हैं, 8 से 9 या 10-12 वर्ष का भी अगर आप साइकिल देखें, तो 4-5 साल के बाद कहीं ना कहीं दिशा बदलती ज़रूर है। ये हमें तारीख़ सिखाती है, हिस्ट्री हमें ये सिखाता है कि 5 साल बाद उमूमन वक्त बदलता हुआ दिखाई देता है रियल एस्टेट सेक्टर पर। लेकिन इसके बाद एक और चीज़ है, अब मैं ज़रा थोड़ा मैक्रो पर भी क्विकली आपके सारे दर्शकों की तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि भारतवर्ष जिसकी हम आज ओवरऑल जीडीपी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तकरीबन 4-4.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की जो इकोनॉमी है, उसमें रियल एस्टेट का कंट्रीब्यूशन महज केवल 7% है। जबकि अगर आप चाइना को देखें, चाइना में पिछले हम कई सालों से देख रहे हैं, ये जीडीपी वाइज भारत से कम 5 गुना बड़ा देश रहा है जीडीपी इकोनॉमी वाइज, और वहाँ उनके रियल एस्टेट का ओवरऑल जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो 25% से 30% के आसपास रहा है पिछले कई सालों में। ओके। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हम जहां खड़े हैं, अगर हम उसको केवल हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव से आंकना चाहें तो शायद वो वक्त आ गया है कि अब हमें फिक्र करने की ज़रूरत है कि शायद हम 12 o'clock पोजीशन पीक पर पहुंच चुके, अब ठहराव आना ज़रूरी है, उसके बाद गिरावट आ सकती है। लेकिन अगर हम ओवरऑल ग्रोथ पर तवज्जो दें, जो बता रहा है कि जिस प्रकार से हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, 4.5 से 5 ट्रिलियन, 5 से 10 ट्रिलियन, ये एक लगातार एक मैराथन चलती हुई दिख रही है। उस दौरान शायद जो हम वो 10 से 12 साल का एक पीरियड देते हैं प्रॉपर्टी क्लॉक को, वो शायद सही साबित ना हो सकता है ये वाला जो जिस प्रॉपर्टी क्लॉक के जिस दौर में हम इस वक्त दाखिल हो चुके हैं, ये शायद ये लंबा चले, शायद ये 10-12 साल ना चलते हुए 20-25 साल भी चल सके, क्योंकि भारत केवल एक ही ऐसी इकोनॉमी है जो इस दुनिया में जहां पर हर चीज ग्लूमी लग रही है, चाहे आप अमेरिका की बात करें, चाइना की, या किसी भी मुल्क की बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो डाउन हो चुकी है। भारत केवल वाहिद वो मुल्क है जहां पर 7% के आसपास की ग्रोथ दिखाई दे रही है जी, और अब तो एस्टिमेट बढ़ा दिया गया। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये दो पहलू हैं। एक पहलू जो आपको शायद फिक्रमंद कर दे रियल एस्टेट सेक्टर को कि शायद हम पीक आउट कर चुके, लेकिन दूसरी ओर जो ओवरऑल मुल्क का, भारतवर्ष का जो ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी दिख रही है, उसे भी अगर हम सामने लाएं तो शायद इतनी जल्दी ये साइकिल खत्म ना हो, लंबा चले। बहुत ही खूबसूरत तरीके से गुलाम साहब आपने पर्सपेक्टिव रखे, एक माइक्रो और एक मैक्रो की। हाँ ठीक है, आपको अभी ऐसा लग रहा है कि टर्न अराउंड ये वो जो तमाम चीजें, लेकिन एक बड़ी पिक्चर तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है। और इनफैक्ट मैं आगे जाके चर्चा में लेकर आऊंगा वो जो हमारा पूरा कमर्शियल रियल एस्टेट है जिसने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया, और ये साल तो इतना चमकीला साल गया है, तो वो आगे की हमारी एक मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर में बड़े रंग भरता है। खैर उस पर आएंगे धीरे धीरे। तो जैसे मैंने गुलाम साहब से एक पिक्चर समझने की कोशिश की, ये तो इन्होंने अपने ढंग से एक एक्सपर्ट के तौर पे बताई, पर अब यहाँ पर प्रदीप साहब भी है, यहाँ पर शेखर भाई भी हैं जो खुद डेवलपर हैं, ऑन ग्राउंड काम करते हैं, उनका अपना एक पर्सपेक्टिव है क्योंकि वो टेबल की दूसरी तरफ बैठ के चीज़ों को देखते हैं। शेखर भाई, आपसे एक आइडिया समझना चाहूँगा पहले कि जैसा गुलाम साहब ने 2 तस्वीरें हमारे सामने पेश की, एक जिससे हो सकता है कि अभी हम कंसर्न रहे कि भाई ये घर ज़्यादा बिक रहे थे, वो कम बिक रहे थे, अब इनकी बिक्री कम, उनकी ज़्यादा, ये तो अभी की बात हो गई। और एक बड़ी पिक्चर है कि एक बड़ा, अभी हमको बहुत लंबा गेम रियल एस्टेट में खेलना है, और नो डाउट कि इंडियन इकोनॉमी इस वक्त एकमात्र वो चमकता हुआ सितारा है जिसकी तरफ सब देखना चाहेंगे। इस समय आपके लिहाज से हम कहां खड़े हैं इस रियल एस्टेट के फ्रेमवर्क में, फिर हम बजट पे आते हैं। नमस्ते विपिन जी। मेरे ख्याल से 2012 से जो चालू हुआ है 12 रियल एस्टेट का ग्रोथ, और जिस तरह से रियल एस्टेट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो जीडीपी नंबर उस वक्त 2% का शेयर था रियल एस्टेट का जीडीपी का, और रियल एस्टेट
10% से ज्यादा CAGR ग्रो कर रहा है पिछले 15 सालों से। तो इस वो नंबर को देखते हुए आज आज जो नंबर्स बताए, मेरे हिसाब से रियल एस्टेट का शेयर इन GDP इज 8.4% और ये हेल्दी शेयर है और आगे भी बढ़ता रहेगा। तो ओवरऑल इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, रियल एस्टेट अच्छा परफॉर्म कर रही है और मुझे लगता है अगले 10 साल रियल एस्टेट और इंडियन इकोनॉमी काफी अच्छा परफॉर्म करेंगी। और जो हमारा प्रधानमंत्री जी की एक सोच है 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना, तो वो सोच के साथ में आज पूरा देश जुड़ा हुआ है और पूरा देश उसके पीछे लगा हुआ है। तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट भी अगले 10-15 साल रुकने वाला है नहीं। राइट, तो जो गुलाम साहब कह रहे थे लगभग उसी बात को आप भी रख रहे हैं कि बड़ा पिक्चर अगर देखें रियल एस्टेट का तो यहां पर चीजें बदस्तूर जारी रहने वाली हैं। प्रदीप साहब, इसमें आपका व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आप ऐसे मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें हमने सबसे ज्यादा तेजी, सबसे ज्यादा उथल पुथल, सबसे ज्यादा एक्शन देखा, तो वो एक बात रही। लेकिन जो एक बड़ा पिक्चर जिसको हम अभी ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके हिसाब से वो कैसा है? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम पर बुलाने के लिए। एंड देखिए, रियल एस्टेट मार्केट के अंदर मुझे लगता है आने वाले जो 10 साल हैं मैं उस पर बहुत बुलिश हूँ। मार्केट है, थोड़ा अप एंड डाउन होता है क्योंकि प्राइसेस देखें तो आप लास्ट 5 सालों में आफ्टर कोविड ऑलमोस्ट हॉकी स्टिक स्टाइल के अंदर एकदम ग्रो हुआ है। और कहीं ना कहीं जो एक कॉमन मैन है, एक मिडिल क्लास फैमिली है, उसके लिए अनअफोर्डेबल हो जाता है जब वो बाइंग करने बाजार में उतरता है। आप ये देखें कि अगर मैं दिल्ली NCR की बात करूं तो जो प्राइजेज हैं लास्ट 5 साल में 100% से भी ज्यादा राइज कर गए हैं। कई टेरिटरी तो ऐसी है जहां 100% से भी ज्यादा आपको जंप दिखाई देने को मिलेगा। इसके बहुत सारे रीजन हैं। इसके अंदर आप ये भी कह सकते हैं कि पिछले 2020 से पहले प्राइजेस लगभग 6-7 साल तक इंक्रीज नहीं हुए थे। सडनली जैसे ही प्राइस अप होने शुरू हुए तो एकदम प्राइस ने काफी जंप मारा, जिससे रॉ मटेरियल कॉस्ट भी इंक्रीज हो गई, जिसमें लैंड भी एक बड़ा मटेरियल काफी ज्यादा उसमें प्राइस जंप हुआ। और भी दूसरे जो मटेरियल्स हैं उनके अंदर भी लेबर कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हुई है। लेकिन अगर आप इंडिया की इकोनॉमी देखें जिस तरीके से ग्रो कर रही है या आने वाले वक्त में जिस तरीके के अनुमान लगाए जा रहे हैं, मुझे लगता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। साथ में जैसा अभी गुलाम ने भी कहा कि हमारी इस GDP में केवल रियल एस्टेट का भी केवल 7% का ही शेयर है। बहुत कम है ये शेयर किसी भी ऐसी कंट्री को जो डेवलपिंग है। और जब प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि 2047 तक हमारा देश जो है डेवलप्ड कंट्री होगा, तो उसका मीनिंग ये है कि आने वाले 22 साल में हर परिवार को एक घर मिलेगा और एक जॉब भी मिलेगी। तो ऐसे में जो घरों की डिमांड है उसकी सप्लाई कैसे पूरी होगी? क्योंकि एक तो रेरा आने के बाद जो सप्लाई है बहुत ऑर्गेनाइज हो गई है। पहले की तरह फ्लाई बाय नाइट डेवलपर्स नहीं है। ऐसी सप्लाई अब बाजार में नहीं आती है जो कहीं ना कहीं जिसको देने में या जिसको डेवलपर से उसको अपने कस्टमर को मिलने में दिक्कत आती है, वो सारी चीजें अब बिल्कुल ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं खत्म हो चुकी हैं। तो जी। ऐसे में जब आप ऑर्गेनाइज सप्लाई की बात करते हैं तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट रहने वाली है। और खास करके अफोर्डेबल और मिड इनकम सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो आने वाले वक्त में जिस तरीके की सप्लाई मुझे दिखाई दे रही है वो इस डिमांड को पूरा नहीं कर सकती। थोड़ा बहुत प्राइजेज ऊपर नीचे होते हैं, उससे लगता है कि शायद प्राइस का पीक बन गया है। बिल्कुल ठीक बात है, प्राइस का पीक बनना भी चाहिए क्योंकि कस्टमर जो है उसको भी कहीं ना कहीं एक सांस मिलनी चाहिए। अगर प्राइजेस बढ़ते चले जाएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए। लेकिन मुझे लगता है आज जब पूरा का पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं एक अलग तरीके के स्टाइल में चल रहा है, ऐसे में इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि अपने रियल एस्टेट इंडस्ट्री को ग्रो करे और साथ में कुछ ऐसी चीजें दे इस बजट के अंदर जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग और मिड इनकम हाउसिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। राइट, तो एक छोटी सी दिशा यहाँ पर रख दी प्रदीप साहब ने कि अफोर्डेबल मिड इनकम हाउसिंग के लिए कुछ आना चाहिए। विस्तार में इसमें आगे हम जाते हैं। गुलाम साहब, अब चलिए बजट पर आते हैं। तो
इस बार का बजट, जैसे मैंने कहा कि ये बिल्कुल वो जगह पे खड़ी है सरकार, क्योंकि सरकार बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए अपने बजट को बनाती है, जहां पर चुनाव अभी थोड़ा दूर है, मतलब यहां से हम बिल्कुल हाफ टर्म पे खड़े हुए हैं। तो ये अक्सर ऐतिहासिक रूप से देखा गया जहां सरकारें रिफॉर्म्स पे काफ़ी फोकस करती हैं, बड़े फैसले लेती हैं। अब जहां तक रियल एस्टेट की बात है, किस तरह के बड़े रिफॉर्मेटिव फैसलों की हम उम्मीद कर सकते हैं, किस तरह के बड़े डिसीजंस की हम उम्मीद कर सकते हैं? छोटे मोटे डिसीजंस की आपने सप्लाई साइड पे थोड़ा दे दिया, थोड़ा सा डिमांड साइड पे दे दिया, उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन क्या कुछ ऐसे बड़े रिफॉर्म आ सकते हैं जिससे जो विजन आपने अभी बताया, डेफिनेटली वो सरकार भी जब टेबल पे बैठती होगी तो उनकी गणना में भी होगा कि रियल एस्टेट कितना बड़ा रोल आगे प्ले करेगा, तो उसके लिए कुछ बड़े फैसले लिए जाएं? विपिन जी, ये जो सबसे पहले तो हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि बजट से जो उमूमन इतनी ज़्यादा अटकलें या उम्मीदें वाबस्ता कर ली जाती हैं, वो उमूमन दुरुस्त नहीं होता। क्योंकि जो सेक्टर, किसी भी सेक्टर पर जो काम है, ये लगातार कई वर्षों से होता चला आया है। और हम और ये चीज़ मैं आपके साथ भी और आपके और दूसरे कई साथियों के साथ जब मैं जुड़ता हूँ बजट वाले शाम, बजट मुकम्मल होने के बाद, तो उतरे हुए चेहरे और चेहरों पे जो मायूसी वो क्लियर दिखाई देती है। और उसका रीज़न ये है कि हम इतनी ऊंची एक्सपेक्टेशंस कर बैठते हैं। अभी जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए कि बिग बैंग रिफॉर्म्स, भाई बिग बैंग रिफॉर्म्स पिछले कई वर्षों में हो चुके हैं। और बिग बैंग रिफॉर्म्स ऐसे नहीं हैं कि जो हर साल दर साल होते चले आते हैं। अगर हम ओवरऑल इकोनॉमिक अपटर्न या टर्न अराउंड की भी बात करें तो भारतवर्ष में शायद 90s में जो टर्न अराउंड आया था, जो रिफॉर्म आया था, वो सबसे बड़ा था। वो चीज़ें हर साल या हर 5 या हर 10 साल में नहीं होती। तो अगर आप रियल एस्टेट की बात करें, जैसे अभी प्रदीप जी जिस चीज़ का जिक्र कर रहे थे, चाहे वो रेरा से ताल्लुक़ रखता हो या जीएसटी से ताल्लुक़ रखता हो या इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं, वो पिछले वर्षों में लगातार आती चली गई हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा ऐसा रिफॉर्म है जो मुझे इस बजट में आता हुआ दिखाई देगा। एक चीज़ जो अगर मुमकिन हो, जो मैं चाहूँगा कि मेरे रियल एस्टेट करियर में या मेरी आंखें खुली हैं जब तक हो जाए, उसे हम कहते हैं ब्लॉकचेन फॉर लैंड रिकॉर्ड्स। ये एक बहुत बड़ी जंप है और इस चीज़ को आई एम श्योर शेखर जी और प्रदीप जी भी इस पर सहमत होंगे कि हमारा सबसे बड़ा मसला है टाइटल्स का। तो अगर हम वहां पर कोई एक काम करें, और उसका शायद बजट से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई कितना ताल्लुक है वो कहना मुश्किल है, लेकिन तो मैं बीच में आपको टोक रहा हूं, माफी चाहूंगा। जितना मुझे याद पड़ता है, शायद पिछले बजट में इसके लिए एक राशि का प्रावधान बिल्कुल इसी नाम से, जहां लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन है, कुछ प्रावधान किया भी गया था, लेकिन वो बहुत छोटा था। अगर आप रिफॉर्म की बात करें तो इसे बिग बैंग होना है। और मैं समझता हूं कि आगे चल के अगर मैं मुस्तकबिल की बात करूं तो लैंड रिफॉर्म रियल एस्टेट को कंप्लीट चेंज कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा उसमें इतनी उम्मीदें हैं हमें उससे कि जैसे ही वो होगा तो हर वो शख्स जो आज रेरा के आने के बाद, जाहिर सी बात है, बहुत उम्दा एनवायरनमेंट माहौल बना है खरीदार के लिए, लेकिन लैंड रिफॉर्म आने के बाद तो फिर देयर इज नो लुकिंग बैक। तो मैं ये देख रहा हूं कि इस बजट में तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़े रिफॉर्म्स की ना तो उम्मीद की जानी चाहिए, ना मुझे लगता है होंगे, लेकिन लैंड रिफॉर्म अगर होता है तो बिग बैंग वहां से शुरू होगा। राइट। तो एक ये चीज कि लैंड रिफॉर्म्स, और वाकई वो बड़ी मार्के की बात है कि डिजिटाइजेशन, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतनी जमीन है, अगर उसका एक क्लीन प्रॉपर हिसाब किताब हो जाए तो जिसे कहते हैं कि क्लीनिंग ऑफ थिंग्स, जो रेरा आने से हमें हमारे बाकी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में दिखाई दी, और अगर ये लैंड रिफॉर्म हो जाता है तो ये इंडस्ट्री और पुख्ता और मजबूत और बेहतर होगी। तो एक वैलिड एक डिमांड है, उम्मीद है। लेकिन एक और जो मुझे लगता है जिस पे, क्योंकि वो आप ही की वो बनाई हुई बात की बुनियाद पे बात कहूंगा, शेखर भाई आपके पास ये सवाल लेकर आ रहा हूं कि जो बरसों से आपकी मांग भी है, और अगर जो अभी हम जिक्र कर रहे थे किस तरीके से चाइना की जीडीपी में इतना बड़ा शेयर है रियल एस्टेट का, तो उसको क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिए बिना उस मुकाम पर पहुंचाना पॉसिबल है? हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत डिटेल्ड विषय है, लेकिन फिर भी एक लाइन में इसे रखें, और ये बड़ी लंबी मांग भी रही है शेखर भाई आप लोगों की। क्या आपको लगता है कि इस बार वैसी कोई उम्मीद या उस दिशा में कोई कदम हो सकता है? डेफिनेटली उम्मीद तो हम हर बार रखते हैं बजट से। गुलाम जी ने बोला बजट में बड़े रिफॉर्म्स नहीं होते, पर उम्मीद रखना तो हमारा हक बनता है कि उम्मीद रखते हैं। और पहली उम्मीद है इस बजट से हमारी के रियल एस्टेट सेक्टर को
इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दिया जाए, क्योंकि एक्चुअली इट इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। आप देखो, रियल एस्टेट जो घर प्रोवाइड करता है, ऑफिस प्रोवाइड करता है, दुकान प्रोवाइड करता है, तो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के लिए प्रोवाइड करता है। तो इसको इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस, आप पावर सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दे सकते हो, रोड सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दे सकते हो, तो रियल एस्टेट को क्यों नहीं? तो इसीलिए यही पॉइंट पे हम लोगों ने काफी रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है कि रियल एस्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस मिले, और हम उम्मीद बनाए रखेंगे। इस बार मिला यार, अगले साल मिलेगा, और या अगले साल मिलेगा, पर इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस मिले, ये उम्मीद हमारी बरकरार रहेगी। जी, तो चलिए। कैन वी मैं दूसरे बजट के पॉइंट्स पे जा सकता हूँ कि वो बात हाँ, वो एक एक करके आपके पास आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक हल्का सा एक जिसे कहते हैं ट्यूटोरियल गुलाम साहब से ले लेता हूं दर्शकों की सहूलियत के लिए। इस कार्यक्रम की अच्छी बात यही कि हम थोड़ा खुल के बात कर सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टेटस का मतलब क्या है, क्या हो जाएगा, उससे क्या बदल जाएगा। यही एक चीज़ है जिस पर मैं शायद शेखर जी और इन लोगों से थोड़ा सा मतभेद रखता हूं, क्योंकि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस की आवश्यकता क्यों है, ये पहला सवाल है। और बहुत अच्छी बात है आपने पूछा कि ये क्यों है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो सप्लाई साइड को या सेक्टर को या डेवलपर्स को मिलेगा वो ये है कि आपको कैपिटल कॉस्ट आपकी कम होगी। आप डेट लेते हो बाजार से, तो इंफ्रास्ट्रक्चर चूंकि प्रायोरिटी सेक्टर है तो आपका कैपिटल कॉस्ट बेहतर हो जाता है, और उसके छोटे छोटे और दूसरे कई फायदे हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है, तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको केवल यही है तो उसी डिमांड को आप किसी और पहलू से भी रख सकते हो। लेकिन ये केवल यही कह लेना कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो, जब तक डिमांड ये हमें इस सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का ओहदा ना मिले, या इसे हम कई वर्षों से इस चीज़ पर हम कहते चले आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इतना महत्व नहीं रखता। आप ये कोशिश करें कि आपका कैपिटल चीप हो, उसके लिए गवर्नमेंट से बात की जाए कि किस टैक्स सहूलतें टैक्सेस में मिले, और बहुत सारे तरीके हैं जिसको इस्तेमाल करके अगर चलिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का ओहदा मिलने के बाद शायद आपको और सहूलतें मिलेंगी। अगर वो देर है उसे मिलने में तो उसको बाईपास करते हुए और ऐसी सहूलतें आप और बजट में मांग सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कब तक कीजिएगा, इनडायरेक्टली सहूलतें मांग ले। ठीक है, चलिए। तो ये तो शेखर भाई और प्रदीप सर देखेंगे कि उनको क्या डिमांड रखनी है। और तो दर्शकों के लिए आसान भाषा में ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर के दर्जे के साथ आपको और कई चीज़ें मिलती हैं, ईजी हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन एक जो बड़ी चीज़ है वो कैपिटल की अवेलेबिलिटी रहती है, जो कि कम दाम पे यानी कम ब्याज पे वो कैपिटल आपको मिलती है, जिससे आप चीज़ों को बनाने का काम करते हैं। शेखर भाई, जितना मैं जान रहा हूँ, याद है मुझे, अफोर्डेबल हाउसिंग को ये दर्जा है, राइट? अफोर्डेबल हाउसिंग को ये दर्जा मिला हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का, पर काफी स्टेट उसको फॉलो नहीं कर, ओके, और ठीक है। आरबीआई भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। तो ये एक अड़चन है कि वो दर्जा है, लेकिन अगेन क्योंकि स्टेट की भी सब्जेक्ट हो जाती है, तो वहां पर फिर किस स्टेट में फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है वो अलग बात है। थोड़ा और डिटेल में इसमें बाद में जाते हैं। प्रदीप सर, अब आते हैं उस बात पर जिस पर आपने फोकस दिया था, और अफोर्डेबल हाउसिंग या मिडिल इनकम ग्रुप हाउसिंग, ऐसी चीज जहां पर बहुत सारी डिमांड है। आपने भी कहा बहुत लोगों को घर चाहिए, इतने चाहिए कि शायद आप सब बनाए मिलके तो कम पड़ जाएंगे। वहां पे कौन सी अड़चन है, कौन सी दिक्कत है? अभी तो हमने देखा कि पिछले 3-4 साल का साइकिल ये चला जहां प्रीमियम हाउसिंग की डिमांड थी, वो बने भी, बिके भी, मिडिल क्लास के लिए भी घर बन रहे थे, लेकिन बड़े पैमाने पे बने, सबका फोकस हो, इंसेंटिवाइज हो, खरीदार के हिसाब से भी, डेवलपर के हिसाब से भी। तो वो प्रमुख मांगे क्या होंगी जो आपको लगता है कि यहां होनी चाहिए? अगर ये 2-4 चीजें बजट में आए तो इसको एक अच्छा पुश मिल सकता है। तो विपिन जी, जो बात अभी गुलाम जी ने कही या शेखर जी ने, मैं दोनों बातों को मिक्स करता हूं, तो वो काफी बड़ा एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर लैंड रिफॉर्म करने से काफी बड़ा ऐसा लैंड ब्लॉक है जो अनलॉक होता है। दूसरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर स्टेटस मिलता है, जो कैपिटल कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज होती है, उसके ऊपर काफी ड्रास्टिकली चेंज आता है। आप ये देखिए, एज ए डेवलपर अगर आज मुझे कोई भी कैपिटल एक्सेस करना है तो मुझे कोई भी फंडिंग लैंड्स के ऊपर अवेलेबल नहीं है। इवन दो आज की एज पर आरबीआई नॉर्म्स जो एनबीएफसी पहले फंड करती थी, वो भी आज की डेट में उन लैंड्स के ऊपर फंडिंग नहीं कर सकती हैं। तो आपको जो फंड एक्सेस कर सकते हैं वो आप एआईएफ के थ्रू जा सकते हैं, जो काफी कॉस्टली फंड है। अब आप समझिए कि अगर आप
एक कॉस्टली फंड लेकर बाजार में उतर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा आपको वहां पर हिट करता है प्राइस में, जो अल्टीमेटली जाकर कस्टमर के ऊपर लैंड हो जाता है। तो आप ये देखिए, आज जब हमारी इकोनॉमी इतनी बूस्ट कर चुकी है, इतना रेरा हम रिजीम में आ चुके हैं, तो क्यों ना हम ये डिमांड करें कि जो आरबीआई है वो आज कुछ ऐसे प्रोविजन बनाए कि जो भी प्रोजेक्ट खास करके अफोर्डेबल हाउसिंग या मिड इनकम हाउसिंग से रिलेटेड आ रहे हैं, उनके ऊपर लैंड फंडिंग के लिए भी बैंक्स को अलाउ करें, जिससे जो ये कैपिटल कॉस्ट है इसको कम किया जा सके, और जो लैंड्स आज पीएसयूज के पास हैं या गवर्नमेंट की ऐसी और भी बहुत सारी एजेंसीज हैं उनके पास है, उनको बाजार में लाया जाए, जिससे जो प्राइजेस वन साइडेड बढ़ चुके हैं वो न्यूट्रलाइज किए जा सकें। क्योंकि देखिए, आज हम सारी बातें करते तो अल्टीमेट सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। देखिए, डेवलपर केवल उसके पास जब रॉ मटेरियल होगा तो उससे बना सकता है, लेकिन उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता। उसको कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे लगता है जो गवर्नमेंट है उसको इंटरवीन करना पड़ेगा। आज जो प्राइस हैं लैंड के, जिस तरीके से लास्ट 5 साल में इंक्रीज हुए हैं, वो बहुत ज्यादा बड़े हैं, जिससे अफोर्डेबल हाउसिंग बनाना तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए अनअफोर्डेबल हो चुका है। ऐसे में ज्यादा जरूरी है कि अफोर्डेबल हाउसिंग को अगर वापस फिर से रिजीम में लाना है, फिर से उसी तरीके से लाना है जो आज की डेट में हमारे देश में लगभग 50 से 60% की डिमांड अफोर्डेबल और मिड इनकम से रिलेटेड है, तो उसके लिए काम करने जरूरी हैं। दूसरा, जो डेवलपर्स हैं उनको एनकरेज करना पड़ेगा, चाहे आप उन्हें इंसेंटिवाइज करें, किस तरीके से इंसेंटिवाइज कर सकते हैं वो आपको देखना है। और एक और चीज, जो फर्स्ट टाइम होम बायर हैं उनको कम से कम स्टैंप ड्यूटी से एक रिलैक्स मिलना चाहिए अगर वो घर खरीद रहा है। क्योंकि आपको मैं बताऊं, इस सारी की सारी पॉलिसी में अल्टीमेट जो गवर्नमेंट है उसका बहुत बड़ा रेवेन्यू आने वाला है। गवर्नमेंट कहीं भी लूज नहीं करती, चाहे जीएसटी टर्म्स में हो, चाहे वो लैंड के ऊपर बाइंग होने वाली उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी हो, या उसके बाद मिलने वाला हाउस टैक्स हो, या और बहुत सारी चीजें हैं, जॉब क्रिएशन है उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन। तो मुझे लगता है ये एक पूरी की पूरी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इस देश में जिसको ग्रो करना मस्ट है, और उसके लिए कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है उसको फॉरवर्ड आना पड़ेगा। और एक बार, मैं बहुत बार आपके प्रोग्राम पर पहले भी कह चुका हूं कि अफोर्डेबल हाउसिंग को ग्रो कराने के लिए जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर हम जिस तरीके से डेवलप कर रहे हैं, तो हमारे को ऐसे सैटेलाइट टाउन बनाने की जरूरत है जो कहीं ना कहीं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा लैंड के प्राइसेस बढ़े हैं सिटी में ज्यादा बढ़े हैं, जो सराउंड में जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच भी चुका है वहां लैंड के प्राइसेस अभी भी थोड़ा कम है। अगर ऐसी कोई पॉलिसी बने जो स्टेट्स को एडवाइजरी जाए कि आपको अपने जितने भी सिटीज हैं उनके 50 किलोमीटर के दायरे में अफोर्डेबल हाउसिंग जोन क्रिएट करने हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्राइसेस भी कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज होंगे जिस तरीके से जंप कर रहे हैं, और एक कॉमन मैन जो है उसको मकान भी मिल सकेगा। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे प्रदीप जी ने रखी, जिसमें लैंड पर फंडिंग, उसके अलावा फर्स्ट टाइम होम बायर को कुछ छूट देने की बात, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ऐसे हो जिससे कि लैंड कॉस्ट कुल मिला के नीचे आए, क्योंकि बड़ा इंग्रेडिएंट है वो, और ख़ास तौर पे अफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत मैटर करता है। गुलाम साहब, आपके पास आऊँ उससे पहले एक बार शेखर भाई आपकी भी राय लेना चाहूँगा, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग या मिड इनकम हाउसिंग आपका खुद का भी बड़ा फोकस है, ओवरऑल उसकी डिमांड के लेवल्स भी बहुत हाई हैं। प्रदीप जी ने कुछ चीजें रखी हैं, कुछ आप इसमें ऐड करना चाहेंगे? मेन क्या है, अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर इंडियन इकोनॉमी के लिए और इंडिया के लोगों के लिए सबसे आई थिंक इम्पोर्टेंट सेक्टर है। और गवर्नमेंट को अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर पे गवर्नमेंट पहले फोकस अच्छा था, 2022 के बाद गवर्नमेंट का फोकस कम हो गया है अफोर्डेबल हाउसिंग में। आज के दिन में वैसे देखा जाए तो कोई बेनिफिट है नहीं, और इसीलिए हम लोगों ने 4-5 चीजें बोली है। अगर अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर को रिवाइव करना है तो पहले तो उसकी डेफिनेशन में चेंज करना है, उसकी डेफिनेशन रियलिस्टिक डेफिनेशन करनी है। अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर को 45 लाख रुपीस का कैप लगाया है वो निकालना चाहिए। तो जो मेट्रो सिटी में 70 मीटर का घर और नॉन मेट्रो सिटी में 90 मीटर का घर अफोर्डेबल हाउसिंग का ये डेफिनेशन होता है, तो यहाँ पर जो आज के दिन में 5% जीएसटी लगता है उसकी जगह पे कस्टमर को 1% जीएसटी पे करना पड़ेगा। आपको पता ही है कि रियल एस्टेट में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती है, तो ये सेगमेंट सबसे ज्यादा सफर कर रहा है, क्योंकि ये सेगमेंट में जो इनपुट टैक्स है जीएसटी का
वो तकरीबन हो रहा है 10 से 12% का, और ये 5% ऊपर से लग रहा है। तो टोटल जो कस्टमर पे कर रहा है अफोर्डेबल हाउसिंग पे, वो 13 to 15% जीएसटी पे कर रहा है। इसलिए पहला हम ये चाहते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग की जो डेफिनेशन है उसमें 90 मीटर और 70 मीटर घर को अफोर्डेबल हाउसिंग बोला जाए। दूसरा जो है कि कस्टमर का जो हाउसिंग लोन है उसका जो इंटरेस्ट पे करता है वो बहुत सालों से एक जगह पे लिमिट 1 लाख से 2 लाख से बीच में अटकी हुई है, और इंटरेस्ट हाउसिंग के प्राइस भी बढ़ गए, इंटरेस्ट पेमेंट भी ज्यादा बढ़ गया। तो हमारे हिसाब से वो 24B के अंदर हाउसिंग लोन है उसका जो इंटरेस्ट है वो लिमिट बढ़ानी चाहिए या तो लिमिट निकाल देनी चाहिए, क्योंकि ये तो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है। तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग आप खरीदते हो तो अफोर्डेबल हाउसिंग में आपको अंडर 24B और न्यू रिजीम दोनों में जो आप इंटरेस्ट पे करते हो हाउसिंग लोन पे वो डिडक्टेबल होना चाहिए। तीसरा चीज ऐसा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग कोई खरीदता है और खास करके लोअर मिडिल क्लास उसके पेपर्स में थोड़ा प्लस माइनस होता है, तो उसको हाउसिंग लोन बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से नहीं मिलती है, तो उसको हाउसिंग लोन के लिए जाना पड़ता है प्राइवेट फाइनेंसर के पास, और उसको 16 to 22% के बीच में हाउसिंग लोन मिलती है, विच इज वेरी हाई कॉस्ट। तो एक हम प्रपोज ऐसा कर रहे थे कि अफोर्डेबल हाउसिंग को खरीदता है और हाउसिंग लोन लेता है तो हाउसिंग लोन की गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है। जैसे एमएसएमई सेक्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट लोन गारंटी देती है, वैसे ही हाउसिंग लोन पे गवर्नमेंट को गारंटी देनी चाहिए। और चौथा, जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में सप्लाई कम हो गया है, क्योंकि जैसे बोला कि लैंड एक स्केर्सिटी हो गई है और लैंड की कॉस्ट भी बढ़ रही है, लैंड का सप्लाई तो बढ़ाना ही चाहिए। साथ में अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में डेवलपर ऑर्गेनाइज डेवलपर इंटरेस्ट ले और यहाँ पर सप्लाई बढ़े, उसके लिए डेवलपर को जो पहले ATIB के अंडर में जो इंसेंटिव मिलता था अफोर्डेबल हाउसिंग उसको फिर से चालू करना चाहिए। तो ये 4-5 चीजें अगर अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में करते हैं तो अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर रिवाइव हो सकता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है रेंटल हाउसिंग, जो वर्ल्ड ओवर अब हम देखते हैं कि रेंटल हाउसिंग बड़े सिटीज में 30 to 40% हाउसिंग रेंटल हाउसिंग होता है, जो इंडिया में 10% से भी, यानी ऑर्गेनाइज रेंटल हाउसिंग तो है ही नहीं, पर जो भी रेंटल हाउसिंग है वो 10% के आसपास में है। तो रेंटल हाउसिंग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को साथ में मिलकर पहले सेंट्रल गवर्नमेंट पहल करे और एक रेंटल हाउसिंग की कोई स्कीम बनाए और उसमें रेंटल हाउसिंग में बेनिफिट देने चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट को उसमें लैंड कैसे ला सकते हैं अफोर्डेबल रेट्स पे वो देखना चाहिए। तो रेंटल हाउसिंग इंडिया के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि रेंटल हाउसिंग जब आदमी शहर में आता है उसको नहीं मिलता है, तब जाके उसको स्लम्स में जाना पड़ता है, और बिकॉज रेंटल हाउसिंग इज नॉट देयर इन इंडिया, हमारे जी वहाँ स्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो ये 5-6 चीजें हैं, ये बजट में कितना होगा क्या होगा पता नहीं है, पर ये 5-6 चीजें पे हम लोग फोकस कर रहे हैं कि ये बजट में और इंडस्ट्री के लिए लोगों के लिए ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा जो एसेट है वो घर ही है। जी तो जी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की एसेट को और उसकी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोट किया जाना चाहिए। ठीक है। तो एक लंबी सी लिस्ट अब आ गई है हमारे पास। प्रदीप सर ने कुछ बातें रखी, कुछ बातें शेखर भाई ने रखी, और गुलाम साहब आपके साथ, सॉरी, मैं एक रैपिड फायर करता हूं इस पर क्विकली, क्योंकि बहुत सारी चीजें आ गई। एक सबसे बड़ा जो मैं भी जब शो के लिए बैठा था सोच रहा था, तो मेरे दिमाग में आया कि ये जो ATC या 24B जो इंसेंटिव है एक तरीके से घर खरीदार के लिए, बहुत सारे लोग तो पहले उस पॉइंट ऑफ व्यू से घर खरीदते थे, लेकिन अब देश में हो गया है ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। सरकार भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यू रिजिम में आए, और जो डेटा है कि करीब 70% से ज़्यादा लोग तो उधर शिफ्ट कर गए जहाँ कोई इंसेंटिव नहीं है। अब यहाँ तक भी बातें सुनिए कि शायद ऐसे ही अनाउंसमेंट हो जाए कि ओल्ड रिजिम बंद ही हो जाए। तो फिर ये कैसे होगा? अगर ओल्ड रिजिम बंद हो गई या बहुत कम लोग उसमें रह गए, तो ATC 24B ये सब इंसेंटिव्स तो उधर ही हैं। नए वाले में उन्होंने आपको अपफ्रंट कुछ हाथ में चीज़ें दे दी हैं, लेकिन अब वो पैसा आप रियल स्टेट में डालेंगे, घर खरीदने में डालेंगे, कार खरीदेंगे, कुछ और करेंगे, ये तो नहीं है।
पुरानी रिजीम में ये था कि हाँ, आप उस कारण से घर लेते थे, या आपको समझ में आता था। तो ये एक डायकोटोमी जैसा हो गया, एक दुविधा जैसी चीज हो गई। इसको कैसे समझें? देखिए, ये दुविधा तो बिल्कुल है। और जो जैसा आपने बताया, ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम का जो जो क्लैश है वो तो चल रहा है। आज भी जब हम 24B वगैरह का जिक्र कर रहे हैं तो वो इसी उम्मीद पे कर रहे हैं कि इवन इफ वो ओल्ड रेजिम का हिस्सा है, नई रेजिम में भी उसको रिकग्निशन दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप समझें, अभी जो शेखर जी जिस चीज़ का जिक्र कर रहे थे कि जो लिमिट 2 लाख तक की बनी हुई है, अभी वो कह रहे थे या तो पूरी तौर से वो लिमिट को हटा दिया जाए या कोई बेहतर अपर लिमिट बनाए। हमारा भी विचार है कि शायद 4-5 लाख के आसपास ये रखी जानी चाहिए। पूरी तरह से वो सीलिंग हटा दें वो भी बेहतर है, क्योंकि आप अल्टीमेटली वो इंटरेस्ट जो है वो कॉस्ट है, वो उसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर लो इंटरेस्ट है आप लो इंटरेस्ट दीजिएगा, हायर इंटरेस्ट चल रहा है तो हायर दीजिएगा। तो ये बात तो है, और वो 24B का हिस्सा है, ओल्ड रेजिम है। तो नई रेजिम में हमें फाइनेंस मिनिस्टर से ये काफ़ी तवक्कुआत हैं कि वो क्लियर करेंगी कि नई रेजिम में भी ये चलता रहे। अगर ना हो तो ये तो बहुत भारी सदमा होगा। पर नया रेजिम तो गुलाम साहब बना ही उस आधार पे है कि उसमें किसी तरह का कोई इंसेंटिव नहीं आपको दिया जाएगा, लेकिन जो पिछले साल उन्होंने टैक्स स्लैब में बदलाव किए उससे अलग अलग लोगों को अपने अपने स्लैब में फ़ायदा हुआ, और उसी की हमने बात की कि लोगों को तोहफा मिला। तब भी बात हुई थी तो ये था कि घर लोगों के हाथ में एक्स्ट्रा पैसा आएगा, लेकिन वो डायरेक्टली कनेक्ट करता हो, घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता हो, वैसा नहीं रह गया। वो वही चीज़ है जिस पर दोबारा चाहे वो विचार शेखर होना जी चाहिए। हो या और दूसरे जो इंडस्ट्री बॉडीज़ हैं, वो उस चीज़ पर गवर्नमेंट की तवज्जो दोबारा दिलाना चाह रहे हैं कि अगर आपने पूरी तरह से नए रेजीम जैसा आपका कॉन्सेप्ट है वो अगर लाते हो, हाउसिंग इंडस्ट्री पर हाउसिंग इंडस्ट्री पर काफ़ी बड़ी चोट पहुंच सकती है उसके कारण, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज शिफ्ट होंगी। आप हाउसिंग के बदले आप किसी और चीज़ पर तवज्जो दोगे। और हाउसिंग का अब तक के हमने जो एक कल्चर है हमारे यहाँ कि हर शख्स को मकान ओन करना ज़रूरी है। अभी शेखर जी जिस और एक स्टैटिस्टिक्स का जिक्र कर रहे थे कि सिंगल डिजिट में रेंटल हाउसिंग जो है भारतवर्ष में सिंगल डिजिट से भी एक्चुअली बहुत कम है, सिंगल डिजिट भी मुश्किल बनता होगा। पर वहाँ पर लोगों को प्रोत्साहन देना कि भाई आप रेंट किया करें। लेकिन दूसरी तरफ हमारा कल्चर हिस्टोरिकली ये कहता चला है कि हमें मकान खरीदना है, और अगर खरीदना है तो जो न्यू रेजीम है वो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं दे रही है। राइट। चलिए, एक तो ये बात हुई, और ये शायद सबकी डिमांड है कि भाई अगर नई रिजीम में भी एटलीस्ट ये जो हाउसिंग है, आपने बाकी बचत वाले फैक्टर निकाल दिए कि आप बीमा करें, ये करें, वो करें, लेकिन हाउसिंग क्योंकि आपके लिए घर की ज़रूरत को भी पूरा करती है, वो एक तरीके का एक आम व्यक्ति के लिए एक इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है थ्रू आउट लाइफ। तो अगर वो इंसेंटिव वहाँ से निकल चुके हैं और नई रिजीम में नहीं है तो क्या वो जोड़े जा सकते हैं? तो ये डिमांड है, एक बड़ी डिमांड है। एक जो प्रदीप सर ने कहा कि मुझे याद आता है कि दीपक पारेख साहब ने भी कभी इस बात का जिक्र किया था कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग खास तौर पे है उसमें, या फिर इन ऑल हाउसिंग में जो लैंड्स होती हैं उसके ऊपर आपको जो कैपिटल प्रोवाइड कराना चाहिए डेवलपर्स को। ये उन्होंने भी एक बार बात कही थी कि वहाँ पे बड़ी दिक्कतें आती हैं। क्या वैसा कुछ हो सकता है जिस पे अभी प्रदीप जी ने भी ध्यान दिलाया? अब इस पर मेरी मुस्कुराहट शायद आपको इशारा कर रही थी कि यहाँ पर बड़ा मतभेद है जी। ये चीज़ें और अभी रिसेंटली मेरा ख्याल है कुछ 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ होगा, शायद 10-12 दिसंबर के आसपास नीति आयोग ने एक बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी जिसका फोकस था अफोर्डेबल हाउसिंग। उसमें आरबीआई से लेके डेवलपर्स बॉडीज से लेके हर शख्स वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। और उमूमन ये देखा गया है कि महुआ हाउसिंग जो मिनिस्ट्री है उनको एक सबसे बड़ी शिकायत डेवलपर्स लॉबी से हमेशा यही रहती है कि आप सिर्फ मांगते रहते हो, बताते नहीं हो कि हमने जो आपके लिए किया उससे आपने क्या पाया। और दूसरा जो सबसे बड़ा ग्राउज है, सबसे बड़ा जो शिकायत आपको मिनिस्ट्री से आपको सुनाई देगी वो ये है कि आप हमेशा हमसे कहते हो लैंड दो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। जब आपके पास लैंड होती तो आप कितना अफोर्डेबल हाउसिंग बनाते हो? और ये सवाल का जवाब हम सबके सामने है। कोई डेवलपर नहीं है जो अपने लैंड पर अफोर्डेबल हाउसिंग बनाना चाहता है। सबकी नजर गड़ी हुई है गवर्नमेंट की लैंड पर कि अगर गवर्नमेंट देगी तो अफोर्डेबल हाउसिंग बनेगा, वरना नहीं बनेगा, वरना हम तो लग्जरी बनाएंगे। तो अब ये इस समय जो सबसे बड़ा मसला ये है कि जो अपर एंड या सुपर लग्जरी वगैरह का जो ग्रोथ हुआ है उसके कारण हर डेवलपर वहां चला गया है और अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने की किसी में वो चाहत ही नहीं बची। तो अब इसलिए हर बार ये कह बैठना कि गवर्नमेंट करेगा तो ही होगा, गवर्नमेंट साथ देगी तो ही होगा, ये गलत है।
कहीं ना कहीं जब वो सेगमेंट, और हम इससे पहले भी आप ही के प्लेटफॉर्म पे बात हो चुकी है कि रियल एस्टेट डेवलपर को हर सेगमेंट में प्रेजेंट होना ज़रूरी है। इट इज़ लाइक पुटिंग योर एग्स इन डिफरेंट बास्केट, जो अंग्रेजी में जैसे कहते हैं। अगर आपने अपनी सारी तवज्जो अगर मबजूल कर दी, फोकस कर दी सिर्फ और सिर्फ सुपर लग्जरी पर, तो कहीं ना कहीं जब वो सेक्टर, वो सेगमेंट ऑफ मार्केट जब क्रैक करेगा तो कई सारे डेवलपर अपना बिजनेस खो बैठेंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना कि हम अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सिर्फ गवर्नमेंट का ही साथ क्यों मांगते हैं, हम खुद क्यों नहीं करते। हाँ, ये बात सही है कि लैंड वैल्यूएशंस बढ़ी है, क्यों बढ़ी हैं? इस पर भी आपके इसी प्लेटफॉर्म पर चर्चा हुई कि लैंड वैल्यू बढ़ी केवल इसलिए है कि डेवलपर आज ये सोच रहा है कि वो सुपर लग्जरी बनाएगा, जहां पर पहले 50,000 रुपए स्क्वायर फीट का माल बिकता था, आज वहां 2 लाख का बिकेगा, तो मैं लैंड 1 लाख की खरीदूंगा। तो लैंड की वैल्यू ग्रो होने का कारण भी यही तो है ना कि आपने सुपर लग्जरी के मकान बनाने शुरू कर दिए। अगर आप उस इलाके को खुद ही अफोर्डेबल हाउसिंग के तौर पर बनाए रखते तो शायद आप वहां पर लैंड वैल्यू भी ज्यादा नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह है जिससे बाहर आने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ निगाहें उठा के देखना काफी नहीं है। ठीक है, अब आपने बात इतनी खरी खरी रख दी है और बहुत ही मतलब शायद क्रिटिकल साइड पे चली गई, जहां मुझे अपने दोनों डेवलपर बंधुओं का ज़रूर एक व्यू पॉइंट लेना होगा। और दोनों ही एक अच्छी बात है कि अफोर्डेबल के चैंपियन हैं, काम और भी सारे करते हैं लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग में दोनों ने काफ़ी नाम कमाया है। तो एक एक करके आता हूँ। प्रदीप सर, पहले आपके पास। तो देखिए, गुलाम जिया ने बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें कही हैं, लेकिन मुझे लगता है उसमें और मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मैं करेक्ट करना चाहूँगा। देखिए, ये जो लैंड की सप्लाई है ये मार्केट ड्रिवन है। इसको किसी प्रोडक्ट बेस से मुझे लगता है अगर हम कनेक्ट करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आप ये समझिए कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं तो लगभग जितना कंपनी के पास लैंड है उसका 50% पे हमने अफोर्डेबल हाउसिंग बनाया है। एंड कहीं ना कहीं वो हमेशा मेरा एम रहा कि मैं अफोर्डेबल हाउसिंग ज़्यादा से ज़्यादा बनानी है, लेकिन मेरे लिए ही अनअफोर्डेबल हो गया जैसे जैसे मैं दोबारा से बाजार में लैंड लेने के लिए उतरा कि किस प्राइस पे मुझे लैंड अवेलेबल है, तो उसका मैकेनिक्स ही नहीं बैठ सकता। आज आप ये समझिए कि शुरू में जब लैंड प्राइस थे 2017-18 से लेके 2020 तक, जिनके गुरुग्राम में प्राइस थे लगभग 6-7 करोड़ रुपए एकड़, वो आज की डेट में लगभग 40 करोड़ रुपए एकड़ से ज्यादा हो गए हैं। अब आप ये समझिए कि अगर वहां पर जो प्रोडक्ट बनाना है कोई एक डेवलपर का काम नहीं है, मल्टीपल डेवलपर्स हैं और बहुत अलग अलग सेगमेंट के डेवलपर्स हैं जो लग्जरी में ही काम करते हैं। तो ऐसे में एज ए डेवलपर मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है कि मैं अगर या तो मैं उस बिजनेस को ही ना करूं या मैं जाकर जो मुझे काम वहां पर आज की डेट में अवेलेबल है वो करूं। अब दूसरा इसका एक पाथ है जो मुझे लगता है शायद जो बहुत इजी है, गवर्नमेंट के लिए भी करना बहुत इजी है। देखिए, गवर्नमेंट से कोई लैंड की डिमांड केवल वो अवेलेबिलिटी के ऊपर है, लेकिन पॉलिसी तो गवर्नमेंट के हाथ में है। अब क्या है, लैंड जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। ऐसे में मुझे लगता है अगर एक नेशनल अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी बने जो हर स्टेट के ऊपर कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट हो कि उसे अपने स्टेट में इतने घर बनाने हैं, जो भी जितने भी हमारे एनएच निकल रहे हैं उन एनएच के सराउंडिंग के आसपास जहां पे लोग ट्रांसपोर्टेशन से इजीली पहुंच सकें, तो कहीं ना कहीं जो प्राइसेस लैंड के जंप हो रहे हैं वो न्यूट्रलाइज होंगे। और आप ये समझिए जब तक नेशनल अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी नहीं बनेगी उसके अंदर होने वाली सारी चीजों को कैटर नहीं किया जाएगा, चाहे वो फंड से रिलेटेड है, चाहे वो लैंड से रिलेटेड है या अदर जितनी भी डिमांड्स हैं, अगर हम उनको सबको उसमें कंसीडर नहीं करेंगे तो मुझे लगता है ये अफोर्डेबल हाउसिंग की तंगी आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ जाएगी। आज ये मौका है जब पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है अलग अलग चीजों से जूझ रहा है और हमारी देश की इकोनॉमी कहीं ना कहीं ज्यादा बेटर ग्रो कर रही है, तो ऐसे में अफोर्डेबल हाउसिंग लोगों को जॉब भी देगा और कहीं ना कहीं घर भी देगा। तो मुझे लगता है कि अगर अफोर्डेबल हाउसिंग बनानी है तो एक नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर पूरा का पूरा जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ में एक टेबल पर लाकर उसको ईज डाउन करना है, जिससे ईज ऑफ लिविंग हो सके, बजाय इसके कि हम गवर्नमेंट से क्या लें या डेवलपर को क्या मिलना चाहिए या कस्टमर को क्या मिलना चाहिए। उसकी बजाय सप्लाई ज्यादा बढ़ानी चाहिए जिससे जो प्राइसेस हैं वो भी कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज हो और लैंड प्राइसेस हैं उनसे भी कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज किया जा सके। ठीक है, पॉइंट टेकन। शेखर भाई, आपकी राय? मैं गुलाम जी से सहमत हूं कि हमको गवर्नमेंट लैंड पे अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं बनाना चाहिए और हमको बनाना भी नहीं है। आज तक जितना भी अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपर ने बनाया है प्राइवेट लैंड पे बनाया है।
हमारी डिमांड गवर्नमेंट से ये है कि लैंड का जो सप्लाई है वो गवर्नमेंट के हाथ में। आज डेवलपर के पास जो लैंड है, मेरे ख्याल से इंडिया में जो अवेलेबल डेवलपेबल लैंड है उसमें उसका 1% भी लैंड डेवलपर के पास नहीं है। तो जो ये लैंड की स्केर्सिटी है उसकी वजह से लैंड के प्राइस बढ़ते हैं। लैंड के प्राइस वैसे तो अगर बहुत सारी लैंड अवेलेबल है तो वैसे तो प्राइस नहीं बढ़ जाएंगे कि आज 5 करोड़ का 50 करोड़ हो गया। गुड़गांव में क्यों 5 करोड़ का 50? क्योंकि नया लैंड अवेलेबल नहीं है डेवलपमेंट के लिए, तो उसका भाव बढ़ता जाता है। जो चीज नहीं है उसका भाव बढ़ता जाता है। तो लैंड सप्लाई तो गवर्नमेंट के हाथ में है। गुड़गांव से आप आगे जा सकते हो, आगे इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हो। तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट को जो बड़े सिटीज है उसके आजू बाजू में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, वहां पर लैंड अवेलेबल करवानी चाहिए और डेवलपर खरीदेंगे वो प्राइवेट लैंड, और खरीदने के बाद वहां पर अफोर्डेबल हाउसिंग करेंगे। अगर अफोर्डेबल रेट पे, क्योंकि लैंड की जो स्केर्सिटी है उसकी वजह से डेवलपर को चॉइस नहीं है कि वो अफोर्डेबल हाउसिंग बनाए। अगर लैंड अवेलेबल है तो डेवलपर का फर्स्ट प्रेफरेंस मेरे हिसाब से, क्योंकि 70% ऑफ द मार्केट इन इंडिया इज अफोर्डेबल हाउसिंग, तो डेवलपर का भी प्रेफरेंस तो वही रहेगा, उसकी इच्छा भी यही रहेगी कि वो अफोर्डेबल हाउसिंग बनाए। पर उसके पास लैंड ही नहीं है अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने के लिए, तो वो कहाँ से अफोर्डेबल हाउसिंग बनाएगा? और गवर्नमेंट कभी भी ऐसे तो लैंड देती नहीं है कि भाई ये लैंड हमने आपको फ्री में दे दी और यहाँ पर आप अफोर्डेबल हाउसिंग बनाओ। हम तो खरीद के ही लेंगे, पर वो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वहां पर पॉलिसी होनी चाहिए, स्टेट की डेवलपमेंट पॉलिसी होनी चाहिए। स्टेट जो है ये लैंड को रोक के बैठा हुआ है, क्योंकि एक सिटी के एक लिमिट के बाहर वो डेवलपमेंट की परमिशन ही नहीं देते। अगर सिटी लिमिट को बढ़ाया जाए, जैसे आगे भी बोला था गुलाम साहब ने और अग्रवाल साहब ने भी, के नए सिटीज बनाने चाहिए, नई लैंड अवेलेबल करवानी चाहिए, वही एक रास्ता है जो लैंड को अनलॉक करेगा। और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए लैंड अवेलेबल होगी तो डेफिनेटली मेरा मानना है कि प्राइवेट डेवलपर्स उसमें इंटरेस्ट लेंगे और अफोर्डेबल हाउसिंग बनाएंगे। तो गुलाम साहब, क्या इस पूरी मतलब, क्योंकि सबकी अलग अलग इसमें राय है और ऑलमोस्ट दर्शकों ने देख लिया कि कहीं सारे स्टेक होल्डर्स की बैठक होती होगी तो किस तरह से बातचीत होती होगी, वो मुझे लग रहा है कि एक लाइव सिनेरियो यहाँ क्रिएट हो गया, जब अलग अलग स्टेक होल्डर, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे एक्सपर्ट्स हो, चाहे डेवलपर, एक टेबल पे बात करते होंगे। सबका अपना अपना व्यू पॉइंट है, लेकिन एक जो बात शायद आप तीनों में कॉमन निकल रही है और उसके कुछ अनुभव या एग्जाम्पल्स हम देख भी रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इस समस्या के समाधान में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। बॉम्बे क्योंकि इतना टिपिकल उदाहरण है उस चीज़ का, और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे ही थोड़ा बहुत भी परिवर्तन आया है, चीज़ें ईज आउट हुई है। लोगों को दिक्कत नहीं कि वो ज़्यादा दूरी पे जाके रह लें, या जो ऐसे हिस्से थे जो भले दूरी पे नहीं थे, फॉर एग्जांपल साउथ मुंबई, आप ही की रिपोर्ट थी कि अब चूंकि वहीं पहुंचने में 2-2 घंटे लग जाते थे बिकॉज ऑफ ट्रैफिक एंड एवरीथिंग, वहाँ पे जब चीज़ें ईज आउट हुई, वो कोस्टल रोड बनी और तमाम चीज़ें, तो एक नया डेवलपमेंट सिनेरियो उभर कर आया। तो क्या इन सारी चीज़ों का, सारी तकलीफ़ों का एक जवाब है कि आप बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कनेक्टिविटी ये प्रोवाइड कराइए, और डेफिनेटली जिस तरीके से अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है और चंद शहरों पे सारा लोड आ रहा है, ये आपको यूं भी करना चाहिए। बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर अब हम आए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट जो है वो अपने आप में कोई शेप नहीं रखती इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर, और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बदकिस्मती से हिस्टोरिकली हम जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र करते चले आए हैं वो बहुत ही मायोपिक या नैरो माइंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र होता है। इसका मैं एग्जांपल दूं, अगर आज हम मुंबई का जिक्र करें, मुंबई में हम कह रहे हैं हमने फला इतने किलोमीटर, 1000 किलोमीटर का मेट्रो बिछा दिया वगैरह वगैरह, लेकिन आप ये देखें कि ये जो मेट्रो है ये बहुत ही सीमित लोगों पर ही फोकस कर रही है। ये आज भी आपके मिड टू लोअर एंड MIG और LIG जो है वो मेट्रो आज भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है वो भी थोड़ा सा मायोपिक है, पर जहां जहां पर वो मैक्रो इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र निकला है वहां पर हमने एक फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ कॉरिडोर देखा है। और इसका एग्जांपल अब मैं दिल्ली की तरह दूंगा। दिल्ली में जो इन्होंने रीजनल ट्रांसपोर्ट का जो कॉन्सेप्ट बनाया है, मीरठ से CP को कनेक्ट करना, CP से अलवर को, राजस्थान जयपुर तक शायद वो आपकी हाई स्पीड रेल चली जा रही है। तो ये जो फोकस है रीजनल ट्रैफिक, रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, RRTS
जिसे कहते हैं हाई स्पीड रेल, वो मुस्तकबिल है, वो फ्यूचर है, वो बनना ज़रूरी है। आज जो एनसीआर अग्रवाल साहब इस चीज़ का जिक्र करेंगे बिल्कुल, कि आप मीरठ से या अलवर से अगर आप दिल्ली को कनेक्ट कर रहे हो 1 घंटे के अंतर में, ये आज हम एक नए भारत की बात कर रहे हैं। मेट्रो पास्ट टेंस हो गया है। आज हम जिस मेट्रो पे काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है, वो पुरानी चीज हो गई है। आज की जरूरत है रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स, जिसका दिल्ली में ऑलरेडी पहला कदम उठाया जा चुका है, और आगे चल के चाहे वो मुंबई हो, बेंगलुरु हो, ये जितने भी जो मेन हैं वहां पर हब एंड स्पोक की तरह पर आप अगर इस चीज का तसव्वुर करें कि मुंबई से जिस तरह आज हम सीपी से मीरठ 1 घंटे में जा रहे हैं, सीपी से अलवर 1.25 घंटे में पहुंच जाएंगे, शायद जयपुर 1.5 घंटे में पहुंच जाइएगा। अगर आप उसी का तसव्वुर करें, मुंबई में आप बैठे हो, आप पूना 180 किलोमीटर, अगर आप 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेन चला रहे हो, जो दुनिया में हर जगह चलती है, इसे हाई स्पीड रेल कहा जाता है। बुलेट ट्रेन ये भी नहीं है। बुलेट ट्रेन 500 से 600 किलोमीटर की रफ्तार पर चलती है। मान लीजिए, चूंकि अगर हम तसव्वुर ही कर रहे हैं, फैंटेसी ही कर रहे हैं, अगर हमको हाई स्पीड रेल के बदले बुलेट ट्रेन मिल जाती है, आप ये देखें कि मुंबई से नागपुर का जो 700 किलोमीटर का सफर है, वो मैं 1.25 घंटे में तो मुकम्मल कर लूंगा अगर बुलेट ट्रेन बन जाती है। तो पिछले कुछ वक्तों में बुलेट ट्रेन, हाई स्पीड रेल का जिक्र होना शुरू हुआ है। ये शायद एक ये पहल है। जब ये चीजें मुकम्मल होती हुई दिखेंगी, हम मुंबई में अगर हम बुलेट ट्रेन का जिक्र कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन का अगला जो पड़ाव है वो 100 किलोमीटर के आगे जाके, वहां पर अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग बनाइएगा, वहां से बीकेसी आप पहुंच जाओगे 20 मिनट में। तो क्यों नहीं, क्यों ना अफोर्डेबल हाउसिंग के या ओवरऑल रियल एस्टेट के जो नए डेस्टिनेशन डिफाइन होंगे, वो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर होने वाले हैं। आज भी हम रोड पर रोड बनाए चले जा रहे हैं, चाहे वो कोस्टल रोड हो, अटल सेतु हो, सारी चीजें, उन चीजों का जो असर है वो मासेस पर बहुत लिमिटेड है, क्योंकि रोड तो शायद 90% लोग रोड पे नहीं आते। तो मसला यही है कि हम आज भी, क्या वो लोग बुलेट ट्रेन में आ पाएंगे? बुलेट ट्रेन का अगर हमने प्रॉपर्ली, ठीक है, आप जापान का जिक्र क्यों नहीं करते? जापान में सारी चीजें हाई स्पीड रेल पे चल रही हैं। हम क्यों नहीं अगला जापान? भारत भी अगला जापान हो सकता है। अगर हम भी आज 400 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेनें चलाना शुरू कर दें, तो क्यों ना जो मुस्तकबिल का भारत हम देख रहे हैं, तो वो शख्स जो नागपुर में बैठा हुआ है, वो मुंबई में काम करना क्यों नहीं आएगा, अगर 1.25 घंटे में नागपुर से मुंबई पहुंच रहा है? ये मुस्तकबिल का भारत है, तैयार हो रहा है, थोड़ा इंतजार करें। क्या बात है। तो मुझे लग रहा है इस तो पूरी चर्चा के लिए तो एक अलग एपिसोड लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और खास तौर पे ये कनेक्टिविटी वाली बात, क्योंकि अब बात करते करते हमें तकरीबन 1 घंटा होने आया। तो मैं कंक्लूड पूरी चीज़ को ऐसे करूंगा कि आप तीनों से क्विकली एक लूंगा। बहुत सारी बातें आई, बहुत सारी मतलब हम उनको डीप डाइव कर पाए, क्या डिमांड है, क्यों है, उनके पीछे की वजह क्या है, अलग अलग पर्सपेक्टिव हमने देखा। तो अब क्विकली सबसे क्योंकि सारी डिमांड तो शायद एक साथ पूरी हो नहीं सकती किसी एक बजट के अंदर, लेकिन 1-2 चीज़ें, क्योंकि हमने शुरू में जिक्र किया था कि हम एक टर्निंग पॉइंट पे आ गए हैं रियल एस्टेट के अंदर, अभी क्या ज़रूरी है। शेखर भाई, क्विकली इस बजट में जो आप देखना चाहते हो, 1 या 2 चीज़ें जो पूरी हो जाए। डेफिनेशन ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, उसमें सुधार किया जाए और अफोर्डेबल हाउसिंग में कस्टमर को जितना भी बेनिफिट मिल सके उतना देना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में अफोर्डेबल हाउसिंग 1 लाख का घर अगर बिक्री कीमत है तो उसमें से 40% गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। वो जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है बाकी सेक्टर के कंपैरिजन। जी, तो अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन में परिवर्तन आए, जो घरों के माप हैं, साइज हैं, वो बदलें, उनका प्राइस बैंड है वो बदलें। ये भी काफ़ी पुरानी डिमांड रही है, वो रख रहे हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट क्रेडाई। प्रदीप साहब, आपकी 1-2 ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है इस बजट में होंगी तो बहुत बेहतर रहेंगी। देखिए, मुझे लगता है कि सप्लाई बनानी पड़ेगी, क्योंकि सप्लाई ना होने की वजह से ये इशू है। तो ऐसी, यानी क्योंकि आपका शो इतना बढ़िया है, बहुत सारे मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इसको ज़रूर देखते होंगे, तो आपके माध्यम से मेरी दरख्वास्त है उनको कि जो सैटेलाइट टाउन्स हैं उनको बनाने की ज़रूरत है, सप्लाई को क्रिएट करने की ज़रूरत है, जिससे जब तक ये पॉलिसी नहीं बनेगी ऐसी जिससे अफोर्डेबल हाउसिंग ज्यादा से ज्यादा बन सके, क्योंकि जैसा अभी शेखर भाई ने भी कहा कि लैंड बहुत है, पॉलिसीज नहीं है, डेवलपर जाकर वहां पर काम नहीं कर सकता। तो अगर ऐसी पॉलिसीज के लिए कुछ एडवाइजरी होगी फॉर द स्टेट कि भाई आपको अफोर्डेबल हाउसिंग इतना बनाना है, प्रोड्यूस करना है, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं कॉमन मैन के लिए बहुत रिलैक्सेशन होगा। एक चीज जो अभी शेखर भाई ने भी कही, मैं उसके साथ और चीज जोड़ रहा हूं कि जो फर्स्ट टाइम होम बायर है उसको जो लगने वाली स्टैम्प ड्यूटी है वो बहुत बड़ा कंपोनेंट है, लगभग 5 से 7% लगती है। वो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा रिलीफ है। अगर किसी एक कॉमन मैन के लिए अगर 50 लाख या 40 लाख का घर भी लेता है तो वो 3-4 लाख रुपए लगती है।
उसको वहां पे वो रिलीफ मिलना चाहिए। और जो होम लोन के ऊपर जो मिलने वाली ये जो सब्सिडी है, जो वो लगभग 2 लाख रुपए के अंदर है, उसको मुझे लगता है कि उसकी लिमिट को खत्म कर देना चाहिए फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंस्टेंट कहीं ना कहीं एक कॉमन मैन को थोड़ा रिलीफ दे सकती है। जी ठीक है, तो ये कॉमन मैन को रिलीफ देने वाली चाहे एक पॉलिसी बन जाए, अफोर्डेबल हाउसिंग की नेशनल पॉलिसी, स्टेट लेवल पे अगर वो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह में छूट दे, हमने देखा था कोविड के बाद वो छूट मिली थी तो बहुत काफ़ी सारे लोगों ने घर खरीदे थे, लेकिन क्या स्टेट्स अब एक नॉर्मल टाइम में अपना हिस्सा छोड़ना चाहेंगे? ये लंबा विषय होगा बातचीत के लिए, लेकिन ये कुछ डिमांड्स हैं। फाइनली गुलाम साहब, मेरे लिए तो वो एक सपना है कि लैंड रिफॉर्म्स, जो ब्लॉकचेन, ये सारी चीज़ें हैं, अगर वो उसको हकीकत में तब्दील होता देखूं, उस दिन शायद मैं मेरी तरफ से आप सबको पार्टी दूंगा। वक्त शायद लगे उसमें, लेकिन शॉर्ट टर्म में हम शेखर जी और प्रदीप जी ऑलरेडी इस चीज़ पर काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। केवल एक चीज़ जिसका पहले भी जिक्र हुआ था, दोबारा मैं वहाँ पर आके अपनी गुफ्तगू ख़त्म करना चाहूँगा, और वो है रेंटल हाउसिंग, जिसका शेखर जी ने जिक्र किया था। रेंटल हाउसिंग अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, उसके लिए अगर कुछ इस बजट में प्रावधान किए जा सके, बड़ी खुशी की बात होगी। एक हल्का सा फ्रेमवर्क पिछले बजट में रेंटल हाउसिंग को टच करता हुआ गया था, लेकिन हाँ बहुत डिटेल्ड डीप डाइव्ड फ्रेमवर्क, उसके लिए एक बजट एलोकेशन और थोड़ी उस पर विस्तार से चर्चा जरूर मांगती है। तो देखिए, कई बार रियल एस्टेट की चर्चा करने में 1 घंटे का भी वक्त कम पड़ता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीजें तो बात ही हम नहीं कर पाए, लेकिन ओवरऑल इस बजट से उम्मीदें हैं, और वो बड़ी अच्छी बात है। शुरू में ये एस्टैब्लिश हो गया था कि 2 तरीके से देखना है, इमीडिएट क्या चाहिए और लॉन्ग टर्म में तो रियल एस्टेट की जो कहानी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, उसके लिए क्या करना होगा। अब ये देखना होगा कि ये दोनों ही प्लेटफॉर्म पर किस तरीके के अनाउंसमेंट हमें देखने या सुनने को मिलते हैं इस बजट से। क्या कोई फौरी राहत आती हुई दिखाई देगी जो होम बायर्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाए, या डेवलपर साइड में यानी जो सप्लाई साइड है उसको कोई सपोर्ट करती हुई नजर आए, और लॉन्ग टर्म में क्या कोई बड़ा फ्रेमवर्क इस बजट में इंडियन रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल को लेकर होता हुआ दिखाई देगा। उम्मीदें बहुत सारी हैं, देखते हैं कि वित्त मंत्री जी कितनी उसमें से पूरी करती हैं। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। काफ़ी अच्छी बातें हुई, एक बार फिर मिलेंगे कि बैठेंगे जब बजट आ जाएगा उसके बाद। लेकिन हाँ, आप भी अपनी राय, क्योंकि हमें आप सोशल मीडिया पे भी देखते हैं जहां पर आप कमेंट बॉक्स में जाके सीधे अपनी बात हमें पहुंचा देते हैं, तो प्लीज़ अपनी राय रखिएगा। वैसे भी CNBC आवाज़ पर मेरा बजट मेरी आवाज़ चल रहा है, जहां आप अपनी अपनी डिमांड भेज रहे हैं, लेकिन इन पर्टिकुलर कोई रियल एस्टेट से जुड़ी हुई आपकी अपनी डिमांड है, अंडरस्टैंडिंग है, आप चाहते हैं बजट में हो, वो भी हमें बताइए, वो भी हम लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।